खाली कुर्सियों के बावजूद लोग खड़े हैं। दरअसल हिंदुस्तानी आदमी ऐसी किसी चीज पर बैठना ही नहीं चाहता जिस पे लेट नहीं सकता। तरह तरह के विषय हैं, नए विषयों पे भी कभी लोग कुछ कहते रहते हैं। अभी पत्नी को लेकर के काफी टीका टिप्पणी की। दिनेश बावरा जी, मैं एक निवेदन कर दूं, वहां देख रहा हूं काफी संख्या में लोग से परिवार आए हैं। और देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा भी करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। स्त्री का त्याग संसार में पुरुष से बड़ा है। वो पति ने डींग हाँकते हुए कहा, मेरा बड़प्पन देख जो तेरे से बिना देखे शादी कर ली। पत्नी बोली, मेरी भी हिम्मत देख जो तेरे को देखने के बाद भी मना नहीं किया। तो आप महिलाओं को हल्के में न लें। मेरे समय में चाय आई थी और मैंने नहीं ली, क्योंकि मैं 2014 से इसका स्वाद जानता हूं। अच्छा भाई। ऋग्वेद से चले थे, हनुमान चालीसा तक आ गए। ऋषि मुनियों ने, कवियों ने जो ग्रंथ खुद को ऊंचा उठाने के लिए रचे थे, वो दूसरों को नीचा दिखाने के काम आ रहे हैं। जिन सांसदों और विधायकों को अपने घर में संविधान पढ़ना चाहिए, वो दूसरों के घर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं। धर्मवीर भारती जी का एक नाटक है अंधा युग, उसमें एक संवाद है वो जबरदस्त, जो इस देश की वर्तमान देश काल परिस्थिति को बताता है, इंगित करता है। युद्ध का 18वां दिन, दोपहर बाद का समय। धृतराष्ट्र और गांधारी बैठे इंतजार कर रहे हैं संजय का कि वो आएंगे तो बताएंगे, खबर देंगे कि दुर्योधन जीवित है या मर गया। कवि लोगों को ध्यान से सुनो। 2 प्रहरी पहरा दे रहे हैं, बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। अचानक सन्नाटा बढ़ता है और अंधकार बढ़ने लगता है, घिरने लगता है। एक प्रहरी ने दूसरे से पूछा, देश की वर्तमान दशा देखना। एक प्रहरी ने दूसरे से पूछा, यह अंधकार कैसे बढ़ रहा है, जरा देखना तो। दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। एक सिस्टम है जो आदमी का इस्तेमाल करता है बड़ी तरकीब से। लोगों को लगता है कि राजा का चुनाव वो करते हैं, जबकि 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती हैं, वो खिलौना चल पड़ता है। सिस्टम राम खुद जानते हैं कि इसमें भक्ति कितनी है और राजनीति कितनी है, वरना सबसे ज्यादा तो राम की कृपा आडवाणी जी पे होनी चाहिए थी। उनको थोड़ी पता था कि मोदी जी पांव छूने के बहाने जमीन खींच लेंगे। तो ये समय, देश काल परिस्थितियां इस तरह से रहती हैं। हम कवि लोग चीजों को जानते हैं, आप लोग थोड़ा सा देर से पहचानते हैं कवियों के कहने से। बोले साहब, पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है। मैंने कहा, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने बड़ी मार्के की बात कही है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है, तो ये गुनाह नहीं है। देश तदर्थवाद पे चल रहा है। आज की शाम ढल गई, कल की कल देखेंगे। विजन के नाम पर सिर्फ टेलीविजन है। मेरे एक मित्र थे, स्वर्गीय प्रमोद तिवारी, कवि थे कानपुर के, बहुत अच्छी बात कहते थे। आज पहली बार कह रहा हूं मैं। उन्होंने कहा कि 90 साल पहले एक संगठन बनाया गया, संस्था बनाई गई कि पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर अंतिम हिंदू हृदय सम्राट था, तो हमें फुल प्लेस एक हिंदू हृदय सम्राट दिल्ली की गद्दी पे बिठाना है। साम दाम दंड भेद से, प्रमोद तिवारी की बात अच्छी लगे तो समर्थन करना, साम दाम दंड भेद से वो सफलता अर्जित करने में 90 साल लग गए और वो हिंदू हृदय सम्राट फुल प्लेस दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया। अब उस किताब में अगला पन्ना नहीं है कि करना क्या है। तो ये कभी रास्ता इधर तलाशते हैं, कभी रास्ता उधर तलाशते हैं। मैं चाहता हूं 1-2 छोटी छोटी कथाएं और एक लेख आपको सुना दूं, बाकी तो कवि लोग आपको सब सुनाएंगे। मुझे चूंकि 2 चरणों में पढ़ना है, तो मैं अपने भी इस हिस्से को 2 भागों में कर लेता हूं। लघु कथाएं। एक तो क्या है, कोई भी फांसीवादी ताकत सब
सफल होती है जब वो समाज में हंसना घटाती है और गुस्सा बढ़ाती है। तो आप क्रोधित मत हुआ करो। जैसा अभी एक दिनेश बावरा ने भी अच्छी बात बताई, वो जो भक्त लोग हैं वो आपको होमवर्क देने के लिए छोड़े गए। भक्त आप जानते हो उसको कहते हैं, नहीं कुछ लोग कह रहे हैं अंध भक्त। मैंने कहा भक्त कहने के बाद अंध अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। जिसके आंखें तो होती है लेकिन भीतर की दृष्टि नहीं होती, और वो हर पत्थर को देवता मानता है। एक भक्त तो माइलस्टोन को देवता समझ करके नारियल चढ़ा रहे थे, तो किसी ने समझाया उसको, बोलो भैया जिसको तू देवता समझ रहा है वो माइलस्टोन है। भक्त अपनी भक्ति में डूबा हुआ था, बोलो नहीं ये साक्षात देवता है, देखो इसने यहीं से बता दिया कि दिल्ली 250 किलोमीटर। तो वो सारा काम उन 18% भक्तों के लिए है कि ये अगर हिल गए तो नौकरी और रोजगार की और महंगाई की बात करना शुरू कर देंगे। उनसे उनके दो तरफा काम होते हैं, वो भी अंगेज हैं और आप लोगों को भी होमवर्क दे रखा है, तो उनसे उलझो मत। अंत में भक्तों को कुछ हासिल नहीं होता है। हरिशंकर परसाई जी का एक लेख मुझे याद आता है, डॉक्टर सुनील जोगी जी, भक्तों को अंत में क्या हासिल होता है। लंका फतेह हो गई, सीता जी मिल गई, विभीषण के पुष्पक विमान में बैठ करके राम लक्ष्मण सीता सहित सब लोग अयोध्या आ गए, खूब स्वागत सत्कार हो गया, राज्याभिषेक हो गया, नाच गाना गीत संगीत सब हो गया। 5-7 दिन बाद जब चीजें सामान्य हुई तो सब अपने अपने काम से लग गए। तो भक्तों ने कहा कि महाराज अब सब कुछ हो गया, अब हमारे लिए भी कुछ दाल रोटी का जुगाड़ करो। तो भगवान बोले कोई काम करो। तो भक्त बोले महाराज हमें तो आपकी जय बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं आता है। परसाई जी ने उस दौर में क्या मार्के की बात कहती, तो जिसके पास शिक्षा है, समझ है, हुनर है, वही आदमी सफल होगा। बेकार की बातों को छोड़ो। दुनिया मोहब्बत से चलती है। जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बच पाएंगे जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाएंगे जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा रखो। 38% वोटों से जीते, 62 तो खिलाफ है। तो इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कभी लोग स्थायी विपक्ष होते हैं, जैसा मैंने बताया आपको। जब चुना हुआ विपक्ष कमजोर हो या किया जाए तब ये सारी जिम्मेदारी कवियों की, शायरों की, पत्रकारों की, बुद्धिजीवियों की हो जाती है। हम उसी दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हमें ऐसा नेता चाहिए जवाहरलाल नेहरू की तरह कि आर के लक्ष्मण कार्टून बनाए और नेहरू जी उस पर साइन करें। हम देखते हैं कि अखबारों में कार्टून छपना बंद हो गए, लेकिन इससे भी डरने की जरूरत नहीं है। जो नेता अपने कार्टून तक भी बंद कर देता है, एक दिन लोग अखबार में छपी हुई उसकी फोटो को ही कार्टून मानना शुरू कर देते हैं। तो हंसते मुस्कुराते रहो। हंसना बंद कर दोगे तो दिक्कत में फंस जाएगा देश भी और सोसाइटी भी। आनंद लो। मैं सहज रहता हूँ। मुझे कई लोग होमवर्क देने की कोशिश करती है, मैं होमवर्क लेता नहीं। अभी तो एक सज्जन मिल गए, बोले साहब आप सरकार के लिए इतना तीखा बोलते हो, कभी भिजवा देंगे छापा वापा वाले। मैंने कहा साहब एक हिंदी के लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा। और अगली जो मैंने बात कही वो मध्य प्रदेश की पुरानी राजनीति भी रेखांकित होगी। और मैंने कहा ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। बढ़िया मोदी जी बहुत आगे की सोचते हैं। वो इसीलिए इंडिया को डिजिटल कर रहे हैं कि अभी मोदी जी शाह जी दोनों को मिलकर के आपके यहाँ कितनी तोड़फोड़ करनी पड़ रही है। फिर उनके जो चाहने वाले नेता हैं वो डिजिटल करने के बाद अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिलेंगे। असली चीज है आइडियोलॉजी। आदमी की विचारधारा से समझौता नहीं होना चाहिए। उसी आइडियोलॉजी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, कभी लोग लड़ रहे हैं। बाकी सब चीजें अपनी जगह है। होमवर्क मत लो। 2019 में चुनाव परिणाम आना शुरू हुए तो एक ने मुझे फोन किया, बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है, क्योंकि मोदी जी को बढ़त मिल रही थी। मैं सहज रहता हूँ, सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा हाल चाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। फिर उसने दहला मारा, बोलो फिर जीत रहे हैं मोदी जी।
मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। व्यापम क्या है, जैसा उन्होंने बताया, मैं आपको 4 पंक्तियों में समझाता हूं। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, नौकरी मिली तीसरे को, करता रहा चौथा, वेतन 5वें ने उठाया, पेंशन हुई छठे की, और तालियां आपकी इस बात पर बजाएंगे, आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे की और करता रहा 5वां, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। लघु कथा सुनिए। ग्लोबलाइजेशन, मीडिया के लोग यहां बैठे हैं, वो भी सुने ध्यान से, ये कल चलाएंगे, बड़े दबाव में हैं ये लोग। मुझे तो आजकल कमलनाथ जी भाजपाई लोग ज्यादा बुलाते हैं, क्योंकि खुद तो कुछ कह नहीं पाते, मुझसे कहलवाते। मेरा प्रचार प्रसार किसी विपक्ष ने नहीं किया है, वही लोग करते हैं। पहले तो ये कह करके ऑडियो वीडियो फॉरवर्ड करते थे कि देखो नालायक क्या कह रहा है, और जब से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है तब तक ये लिख करके फॉरवर्ड करते हैं कि यार बात तो ठीक कह रहा है। तो इन चीजों से कब तक बचेगा आदमी। ग्लोबलाइजेशन, महल के मुख्य द्वार की दिशा में अपार जनसमूह का शोर सुन राजा राम ने लक्ष्मण से प्रश्न किया, ये कैसी आवाजें आ रही हैं अनुज, कौन लोग होंगे? ये शरद जोशी जी का शहर है, ज्ञान चतुर्वेदी जी का शहर है, ध्यान से सुनना। ये कौन, कैसी आवाजें आ रही हैं अनुज, कौन लोग हैं? उत्तर मिला, भगवान सब अयोध्यावासी ही हैं। जब से राज्य में ग्लोबलाइजेशन आया है, प्रत्येक नागरिक धनुष बाण खरीदने को लोन लेना चाहता है ताकि वह भी सोने का हिरण मार सके। हम तो साधारण मनुष्य हैं, प्रभु श्री राम को सब कुछ लुटाने के बाद समझ में आया कि सोने का हिरण नहीं होता है, तो इनको भी समझ में आ जाएगा, कितनी दूर चलेंगे। अब की बार जो लघु कथा आपने बहुत सुनी होगी वो देखें, तमाशेबाज राजा। मोदी जी ने 3 चीजें दिमाग में बिठा रखी हैं, इसीलिए दूसरी चीजों की तरफ वो लोगों का ध्यान नहीं जाता। पहला तो ये बिठा रखी है कि मेरा जन्म नहीं हुआ, मैंने अवतार लिया, और दूसरी ये बिठा रखी है कि मैं जो भी कुछ करता हूं वो तमाशेबाजी नहीं है, मेरी लीलाएं हैं। और तीसरी जो मार्के की बात उन्होंने दिमाग में बिठा रखा है कि मैं उनका प्रधानमंत्री नहीं हूं जो बेरोजगारी और महंगाई के मारे हैं, मैं उनका प्रधानमंत्री हूं जो बोरियत के मारे हैं। तब लगा कथा सुने, तमाशेबाज राजा। राजा छटा हुआ तमाशेबाज था। वह अपनी प्रजा के मनोविज्ञान से अवगत था कि अमीर गरीब ज्ञानी अज्ञानी कोई हो, सब तमाशा घुस के देखते हैं। उसे पता था कि तमाशेबाजी से एक बार प्रजा के सम्मोहित होते ही राजा प्रजा में सदा के लिए ऐसी ट्यूनिंग बन जाती है कि राजा सिर पीटने की बात भी कहे तो प्रजा तालियां पीटने लगती है। राजा ने सुशासन के लिए तमाशाई शैली अपनाई, लोगों ने साफ पानी के लिए आवाज उठाई, राजा ने बहती नदी पर हवाई जहाज तैरा दिया। खाली हाथों ने काम मांगा, राजा हाथ पीछे बांध रस्सी से लटकी जलेबियां खाने को उछलने लगा। बस्ती में आग लग गई, राजा ने आग लगे गोल चक्कर में से आर पार कूदना शुरू कर दिया। प्रजा ने महंगाई की ओर ध्यान देने को कहा, राजा गुफा में ध्यान की मुद्रा बनाकर बैठ गया। नागरिक बोले यातायात के साधन मुहैया कराओ, राजा मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने लगा। जनता ने स्कूल अस्पताल के लिए आंदोलन किया, राजा ने पड़ोसी राज्य के आक्रमण का भय दिखाकर खाली बोतल में रख रख कर राकेट छोड़ने शुरू कर दिए। प्रजा काम की बात पूछती, राजा मन की बात करते। और अंत देखे, फिर एक रचना आपको सुना देता हूं। जो हो, तमाम तमाशेबाजी के बावजूद राजा को यह एहसास जरूर था कि तमाशेबाजी की अपनी खूबी है तो खामी भी है। खूबी यह कि तमाशा दिखाने से प्रजा मूल मुद्दा भूल जाती है, और खामी यह कि हर बार नया दिखाना पड़ता है। तो
तो ये सब उसी एजेंडे के तहत हो रहे हैं। विकास का एजेंडा कह करके आए थे, कुर्सी मिलती है, एजेंडे के विकास में लग गए। लोग कह रहे हैं कि ज्ञान व्यापी पे बोलना। मैंने कहा ज्ञान व्यापी नहीं है, समस्या देश व्यापी है, विश्व व्यापी है। आप सोचो, इन कॉरपोरेट धर्म और राजनीति के गठजोड़ से उस लंका तक की एक दुर्दशा है जो पूरी सोने की थी। हम तो सिर्फ चिड़िया थे। अभी जोगी जी कह रहे थे, बोले भैया स्थितियां बदल रही हैं। कभी एक जमाने के फास्ट बॉलर रहे इमरान खान चले गए। मैंने कहा एक दिन कुर्सी सबकी जाएगी, भले ही वो कितनी भी तेज फेंकता हो। बस ये मीडिया के बंधु थोड़ा सा अगर सकारात्मक हो जाए तो बातें थोड़ा और ठीक हो जाएंगी। ये बहुत दबाव में है, यहाँ से लिख करके ले जाएंगे, वो दिखाया नहीं जाएगा, वो छपेगा नहीं, ये भी क्या करेंगे। मुझे कहा रासबिहारी गौड़ जी ने कि आप प्रधानमंत्री के 9 साल से इतना सब व्यंग और सब कर रहे हो, पूरे व्यक्तित्व को आकलन एक लाइन में करोगे तो क्या करोगे। मैंने कहा श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है राग दरबारी, उसमें एक लाइन आती है कि रूपन बाबू की जेब में 2 पेन है, एक लाल स्याही का एक नीली स्याही का, दोनों बिना स्याही के। उसके एक खालीपन से मुक्ति के लिए ये सारे सब चीजें करते रहते हैं। मीडिया के बंधुओं से निवेदन है कि कहीं न कहीं थोड़ा सा रास्ता निकाल लिया करो। देश के आप लोगों की भी इतनी जिम्मेदारी है जितनी हम लोगों की बनती है। लेकिन ये बेचारे क्या करें, अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। जनता के मुद्दे तो उठाने की दूसरी बात होती है। अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, मैंने कहा रुपया चाहे की जगह 2 ले जाए, लेकिन 16 पेज खाली दे जाया कर। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे हैं। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है। बोले हमारा अखबार किसी होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद कर बांटता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। अच्छा। प्रधानमंत्री कदम ताल करे तो भी मीडिया उसको स्पष्ट बताता है। वो प्राइम टाइम पे बहस देखते हो टेलीविजन पे, 4 जन बहस ही आते हैं। जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला, और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना, चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी पर। मेरा तो ये मानना है कि गांधी के सत्य और अहिंसा से अच्छा दर्शन नहीं है, और नेहरू के वैज्ञानिक समाजवाद से अच्छा कोई आर्थिक मॉडल नहीं है। अभी तक तो नहीं है। हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है। और ये कुछ भी करते रहे। अभी यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ, उसमें उसी नेहरू के पीछे छिपना पड़ा जिसकी 24 घंटे आलोचना करते। अच्छा बुरा ये भी समझते हैं। एक रचना मैं आप लोगों को सुना देता हूं, समय सबको ठीक कर देगा। जो ये वो पुतिन का रसिया हो और बोले हिंदुस्तान का रंग रसिया हो। पहला काम है उत्साह बना के रखो, होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। अच्छा भाई, पूरी दुनिया को IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO चलाता है। क्या पढ़ेंगे, क्या सोचेंगे, वो तक भी कोई और तय कर रहा है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी ईदगाह, वो इसलिए कोर्स से हटा दी जाती है कि अगर गांव में मेले लगेंगे और हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं, कई लोगों ने पहले भी सुन रखी होगी। मन की बात, ध्यान से सुनना, जितनी बार सुनाता हूं नए अर्थ खुलते हैं। मन की बात। और दूसरा, आप लोग भी क्या है, किसी एक आदमी को टारगेट मत करो, ये काम कवियों के लिए छोड़ो।
हाँ, वो चाहते हैं कि ये सब इसी में उलझ जाए और कुछ नहीं। आप लोगों ने प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठाए, ये अच्छी बात है भाई। जब सैटेलाइट लॉन्च होकर के अपनी कक्षा में स्थापित हो गया, धरती के चक्कर काट रहा है, फिर क्यों डिजाइन पे बहस कर रहे हो? और वैसे भी डिग्री से अनुभव बड़ा होता है। मैं ऐसे कई को जानता हूं जिन्होंने लोन लेकर आईआईटी की थी, फिर उस लोन को चुकाने के लिए उनको आईटीआई करनी पड़ी। हालांकि बाद में पार्टी के दो बड़े नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की डिग्रियां दिखाई, तब जाकर विरोधियों के मुंह बंद हुए कि हमारे प्रधानमंत्री ने न सिर्फ एमए कर रखा बल्कि बीए भी कर रखा है। और आज ये कभी लोग पूछ रहे थे होटल में, बोले क्यों संपत सरल जी, जब प्रधानमंत्री इतने पढ़े लिखे हैं तो मैट्रिक भी करी रखी होगी। तो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। एक रचना सुनाता हूं, मन की बात। समय की अपनी सीमाएं, सुनिए साहब, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मन की बात। कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती, दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी कार हाथ लग जाए तो वे खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है जैसे देवता वगैरह मुंह डालने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। वाह भाई वाह। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता। बहुत ध्यान से आप सब लोग सुन रहे हैं। लेकिन ये मन की बात अब कब तक सुनी जाएगी, लोग चिंता करते हैं। एक स्क्रिप्ट होती है जो कोई दूसरा लिखता है, उसके हिसाब से मंचन करना पड़ता है आजकल। हाँ, और वो स्क्रिप्ट पूरी होगी, पटकथा पूरी होगी, तब वो सारे अभिनय बंद हो जाएंगे और उसको हमको स्वीकार करना चाहिए। भाई गब्बर सिंह शुरू में ही निपट जाता तो 16 सवा 3 घंटे थोड़ी चलती। पटकथा कोई और लिख रहा है, वो जड़ को ढूंढना आपको गांधी की तरह। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी मन की बात बिना विषय की होती है। दो मिनट बस। अच्छा, आपको जाना तो कोई बात नहीं, ठीक। मन की बात के साथ विषय का लफड़ा नहीं होता, यानी मन की बात बिना विषय की होती है, क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात विषयांतर होकर किसी विषय पर आ भी जाए तो कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही है। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फला तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात बन जाती है। अब आप व्यंग देखें, वैसे सुनने वाले न मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और तालियां आपकी अगली बात पर बजेंगी, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। ये अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे बच्चों को कक्का बारकड़ी सिखाते हैं। समापन की ओर बढ़ता हूं, बहुत अच्छी सुनी आपने, बहुत मोहब्बत दी।
मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे रतन नल पर चल, रतन झटपट चल, रतन झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो, खुद को रतन मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है। अब आपकी तालियां उठेंगे कि हाय, नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, रतन घर पर चल, रतन झटपट चल, रतन झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। भाई रास बिहारी गौर ने बहुत ही शानदार व्यंग की कविताएं सुनाई और आपने बड़ा मन दिया। राजनीति के तमाम लोग यहाँ बैठे हैं और राजनेताओं पर व्यंग किए जा रहे हैं और आप हंस हंस करके सुन रहे हैं और ताली और बजा रहे हैं। यही इस देश की खूबसूरती है। अगर अभी किसी दूसरे दल का कार्यक्रम होता है, नेता पे ऐसी किसी और नेता पे, श्रीलंका के नेता पे भी कह देते, तो भी ये होता कि हमारे नेता के खिलाफ नहीं बोलोगे। और मेरी तो हालत ये है कि मैं कह दूं कि 2019 में मोदी जी विकास के दम पे जीत के आए थे, तो वक्त जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। दोस्तों, मैं एक वचन से बंधा हूं, वो मेरा क्रम नहीं था, लेकिन चूंकि कमलनाथ जी को जाना था और उनका आग्रह था, सुनील जोगी जी इस कार्यक्रम में समापन करेंगे। वो चाहते हैं कि मैं इसका समापन करूं, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। 2 मिनट की 2 लघु कथाएं सुना देता हूं ताकि उनकी बात भी रह जाए, खाना पूर्ति हो जाए। पहले दौर में आपने मन से सुना, मैं डॉक्टर सुनील जोगी जी की अगवानी में हूं, उनसे इस कार्यक्रम को समापन करेंगे हम। 2 लघु कथाएं मैं आपको सुना देता हूं। हाँ। मूल मुद्दों की तो बात ही क्या करें, देश का अर्थशास्त्र तमाम कवियों ने आपको बता ही दिया। सन्यासी व्यापार कर रहे हैं और व्यापारी सन्यास की सोच रहे हैं। और मुद्दों की बात करो तो केसट बचता है। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो ऐसे में ये आजकल कवि सम्मेलन का मतलब ही शर्मा जी बीजेपी का प्रचार हो गया, इसलिए लोगों ने कराने कम कर दिए। अच्छी बात है कि आपने ये समिति गठित की और इन विविध रंगी कवियों को बुलाया। हमारे किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, कवि जैसा देखता है वैसा लिखता है। हाँ, तो अच्छे कवि बुलाए, क्या बढ़िया सरस्वती वंदना की और गीत भी अच्छा सुनाया। हालांकि माहौल थोड़ा उखड़ गया था, उसके बावजूद बड़े मन से सुना। वरना पिछले दिनों तो मैं एक कवि सम्मेलन में फंसा, कवियत्री ने सरस्वती वंदना की और बहुत बेसुरा गा रही थी। वंदना के बोल थे, माँ मुझे स्वर का ज्ञान दे। मैंने कहा भाई वंदना अपनी जगह है, मांग वाजिब है। मैं लघु कथा कवियों पे सुना रहा हूं, इसीलिए उनका क्या जिम्मेदारी बनती है और वो क्या कर रहे हैं। ऐसे ही मुझे लोग कहते हैं कि साहब आपके 2-4 ऑडियो वीडियो क्या वायरल हुए, आजकल आप पैसा बहुत लेने लग गए। मैंने कहा जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन आने जाने का किराया और साथ के कवियों को सुनने का मेहनताना घटा दो तो बचता ही क्या। एक रंग चल रहा है एक कवि सम्मेलन में अलग, जो एक रंग की बात करते हैं। कवि सम्मेलन बहुरंगी होना चाहिए, सिस्टम से सवाल करो। 3 लघु कथाएं। अखबार, आज कुछ अखबार के मित्र भी आ गए थे। अखबार सच वो भी जानते हैं। मुंह अंधेरे जो ही होकर ने अखबार फेंका, मैंने उसे टोका, भाई मेरे इसे यूं मत फेंका कर, ये अखबार है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। वह बोला बाबूजी, जिस दिन आपका ये भ्रम टूट जाएगा आप भी इसको यूं ही फेंकोगे। सदाचार,
करप्शन की बड़ी बातें होती हैं। सदाचार, पिता बिजली विभाग में है और पुत्र जलदाय विभाग में। दोनों ने शहर की एक कॉलोनी में बराबर ही में अपने अपने नए मकान बनवाए। पिता को मकान में नल कनेक्शन चाहिए और पुत्र को बिजली कनेक्शन। जब तक बेटा घूस नहीं देगा, पिता उसके यहां नल नहीं लगने देगा। जब तक पिता घूस नहीं देगा, बेटा उसके यहां बिजली कनेक्शन नहीं होने देगा। जब तक बेटा घूस नहीं देगा, पिता उसके यहां बिजली कनेक्शन नहीं होने देगा। पिता पुत्र में जूतम पैजार चाहे 1000 होती हो, लेकिन भारतीय संस्कारों में अभी इतनी गिरावट नहीं आई है कि पिता पुत्र ही आपस में रिश्वत मांगने लगे। सो बेटा बिजली की चोरी करता है और बाप पानी की। एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी, अंतिम लगी कथा की भूमिका है वो, संतन को कहा सीकरी सो काम। एक कवि थे कुंभन दास, अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। उनको शौक था कि जो गुणी लोग हैं समाज के, उनको बुला करके आदर सत्कार से यहाँ रखा जाए, उनसे कुछ सीखा जाए। कुंभन दास कृष्ण भक्त थे, राम भक्त थे, उनको बुला लिया और वो लिहाज में चले गए। साधु आदमी, 2-3 दिन रहे, दरवाजे तक अकबर छोड़ने आया। उन्होंने देखा यार साधु महात्मा ने तो कोई चीज मांगी ही नहीं कि साहब मुझे मंदिर बनवा दो, जमीन दे दो और कोई दान दक्षिणा। तो उसने बड़ी विनम्रता से ऐसे ही पूछ लिया, बोले साहब मुझे अकिंचन के लिए कोई सेवा। तो उन्होंने एक पद कहा, संतन को कहा सीकरी सो काम। आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। आते जाते तो जूतियां टूट गई, राम का नाम और भूल गए हम। संतों को तुम्हारी फतेहपुर सीकरी से क्या लेना देना। लेकिन कवि की निष्ठाएं अपने धंधे के हिसाब से कैसे बदलती है, सच्ची घटना पर आधारित है अंतिम लघु कथा। लघु कथा का शीर्षक है हे। ज्यों ही कवि लोग भी सुने, ज्यों ही मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हिंदुस्तान के अधिकतम भूभाग का अधिपति हुआ, त्यों ही कवि कुंभन दास ने अब्दुल रहीम खान खाना को फोन मिलाया। रहीम ने पहली ही घंटी में फोन उठाया, कहो कुंभन दास जी आज हमारी याद कैसे आई। फारसी, संस्कृत, हिंदी के उद्भट विद्वान व कवि, आलम पनाह अकबर के मुख्य सेना नायक और नवरत्नों में से एक, रहीम के मुख से बिना किसी पूर्व परिचय के यूं अपना नाम सुनकर कुंभन दास को विस्फोटक आश्वस्ति हुई कि जब रहीम की फोन बुक में नाम फीड है तो गुड बुक में भी हुआ ही समझो। कुंभन दास ने पूछा, आजकल बादशाह सलामत दिल्ली में है, आगरा में है कि फतेहपुर सीकरी में है। रहीम बोले जी फतेहपुर सीकरी में है। कुंभन दास बोले तो आलमताब के सानिध्य में जमाओ सीकरी में कवि सम्मेलन। रहीम बोले लेकिन कुंभन दास जी जहां पनाह तो कविता वगैरह समझते ही नहीं। कुंभन दास बोले ये तो और अच्छी बात हुई। हेलो, सीकरी में कवि सम्मेलनों का सिलसिला सदैव के लिए चल पड़ेगा। बस आप तो शहंशाह हुजूर तक ये रहस्य पहुंचा दो कि काठ से बंधकर ही पत्थर तैर सकता है। कवि लोग कैसे सत्ताओं की आरती उतार रहे हैं, काठ से बंधकर ही पत्थर तैर सकता है। कवि ही की कलम में वह धार होती है कि जघन्य नरसंहारों को दुनिया धर्मयुद्ध मानने लगती है। कवि ही की वाणी में वह जादू होता है कि राजा की प्रत्येक मूर्खता को उसकी लीला सिद्ध कर दे। रहीम बोले लेकिन कुंभन दास जी आप तो कभी अपने पद में संतन को कहां सीकरी सो काम कह चुके हैं। कुंभन दास बोले वह तो महाराणा प्रताप ने बेटे अमर सिंह के जन्मदिन पर कवि सम्मेलन में मेवाड़ बुला लिया था, इसलिए कहना पड़ा हे। वैसे खुदार कवियों को आपने आमंत्रित किया, मैं समझता हूँ कि मेरी बारी थी उसकी औपचारिकता पूरी हो गई। अपना एक कवियों का क्रम है कि समय आता है, वक्त आता है, वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखे, वक्त बेवक्त काम आता है। अब एक साल में कीजिए MPPSC की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के सबसे सफल टीचर लक्ष्मी शरण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ज्वाइन कीजिए MPPSC सुपर 100 बैच। एडमिशन होंगे केवल 6 जून 2022 को। फीस है केवल 36,000 रुपये। कॉल करें 7747068666 पर।